हमने अभी तक के दो स्पेशल केसेस देख लिए, मल्टीपल सॉल्यूशन और सेकंड आपका इनफिजिबल। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे अनबाउंडेड सॉल्यूशन और उसका ग्राफिकल में इंडिकेशन कैसा होगा और सिंप्लेक्स में कैसा होगा, ये हम आज देखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पे अनबाउंडेड सॉल्यूशन सॉल्व करने के लिए। मैक्स जेड इक्वल टू 5x1 माइनस x2। कंस्टेंट इक्वेशंस है आपके 2x1 plus 3x2 is less than equal to 12, sorry greater than equal to 12, और x1 minus 3x2 is less than equal to 3। ठीक है, ये हमारे पास दो कंस्टेंट इक्वेशन दिए हुए हैं और आपको ये जो एक नॉन नेगेटिव वाला जो पैरामीटर होता है, कंडीशन होता है एक्स आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपको दिया हुआ है जहाँ आई की वैल्यू है आपकी 1 एंड 2। ठीक है, तो आपको अभी तक के ग्राफिकल तो अच्छे से सॉल्व करना आ गया होगा। तो हम क्या करते हैं, जो भी आपके सोर्स वैल्यू का डिजिट होता है उससे पूरे इक्वेशन को डिवाइड करते हैं। तो हमको x1 के कोऑर्डिनेट पे x1 कोऑर्डिनेट पे x1 की वैल्यू और x2 की वैल्यू हमको पता चल जाती है और इसी तरह से इसकी हेल्प से हम ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, तो एक मिनट, अनम्यूट कर लीजिए सब लोग, आप लोग। सॉरी म्यूट कर लीजिए, किसी की आवाज़ आ रही थी। हाँ ठीक, हाँ ठीक है। तब क्या, देखो ये फर्स्ट वाला इक्वेशन है, ये हमको प्लॉट करना है। तो x1 पे क्या है वैल्यू 6 और x2 पे आपका हो गया 4। तो ये आपका x1 कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपको वैल्यू लेना है, ये 6 हो गया और ये आपके x2 कोऑर्डिनेट है, इस पे आपकी वैल्यू है 4। ठीक है, ये यहाँ पे है 4, तो आपने यहाँ पे ले लिया 4 और इन दोनों पॉइंट को आपने ज्वाइन कर दिया, तो ये आपका फर्स्ट वाला लाइन ड्रॉ हो गया। अब देखो इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, तो इस वजह से क्या होगा, इसका रीजन होगा अवे फ्रॉम द ओरिजिन और ये इसका बन गया इधर साइड पे फिजिबल रीजन। ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन आप सॉल्व करोगे तो क्या है, x1 पे क्या है 3, तो आप यहाँ पे x1 पे आप ले लिए 3। ठीक है, और x2 पे क्या है -1, तो ये आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट पे पहुंच जाएगा। x2 पे आपने ले लिया -1 और इसको ड्रॉ करते हुए, क्योंकि हमारे फिजिबल रीजन ये वाले जो कंडीशन है, इसके कारण से हमारे फिजिबल रीजन से फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे आने चाहिए, इस कारण से हम इस लाइन को ऊपर तक ड्रॉ किए। ठीक है, और जो कि ये लेस देन इक्वल टू का साइन है, हाँ लेस देन इक्वल टू का साइन है, तो ये लाइन यहाँ से गई है, तो यहाँ इस लाइन के लिए ओरिजिन क्या है, इस साइड पे है ना, तो इस कारण से हमने ये टूवर्ड्स द ओरिजिन, ठीक है, टूवर्ड्स द ओरिजिन हमने ऐसा ड्रॉ किया है। ठीक है, तो अब देखो इसमें फिजिबल रीजन कहाँ हुआ, जहाँ पे दोनों लाइन का फिजिबल रीजन बन रहा है वो ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया है। ठीक है, अब ये एरिया है, तो देखो ये एरिया क्योंकि अब कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, तो ये बाउंडेड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो इस कारण से ये क्या कहलाएगा आपका अनबाउंडेड सॉल्यूशन। ठीक है, अनबाउंडेड सॉल्यूशन, क्योंकि आपको मैक्सिमम z की वैल्यू चाहिए और मैक्सिमम z की वैल्यू क्या आपको कुछ इन्फिनिटी में मिलेगी। ठीक है, तो इस कारण से हमने इसको कह दिया अनबाउंडेड सॉल्यूशन। लेकिन यही प्रॉब्लम यदि मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम होता तो आपको मिनिमम वैल्यू यहाँ कहीं मिल सकती थी, यहाँ है ना, या यहाँ जो भी एक है, इन तीनों पॉइंट में से कुछ एक मिनिमम वैल्यू आपकी हो सकती थी, बट मैक्सिमाइजेशन के लिए आपका ये सेम प्रॉब्लम अनबाउंडेड हो गया। ठीक है, तो यही है कि आप क्या होगा कि अनबाउंडेड के इंडिकेशन क्या होंगे कि अनेबल टू फाइंड द फिजिबल रीजन इन द ग्राफिकल मेथड। ठीक है, ग्राफिकल मेथड में क्या होगा, आप फिजिबल रीजन फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। ठीक है, और यदि सिंप्लेक्स की बात करेंगे तो जो हम रिप्लेसमेंट रेशियो निकालते थे ना, थीटा की वैल्यू, वो हम सिंप्लेक्स वाले प्रॉब्लम में हम वो अनेबल टू फाइंड द रिप्लेसमेंट रेशियो, ये कंडीशन आएगा। तो यदि ऐसा कंडीशन आता है तो ये आपका इंडिकेट करता है कि आपका प्रॉब्लम क्या है, कि अनबाउंडेड सॉल्यूशन होगा। ठीक है,
तो अब ये सेम प्रॉब्लम हम लेते हैं, जैसे कि अभी तक हमने सारे प्रॉब्लम को क्या किया, पहले हमने उसको ग्राफिकल से सॉल्व किया है, उसके बाद फिर हमने क्या किया है, आपका सिंप्लेक्स से सॉल्व किया है, ठीक है। तो अगेन सिंप्लेक्स के लिए हम क्या करते हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। और अभी तक तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एक्सपर्ट हो गया है ना, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम हम कर चुके हैं ऑलरेडी। और यस, तो सबसे पहले क्या है कि हम कंस्ट्रेंट इक्वेशन को पहले लेते हैं, तो क्या हो गया 2x1 प्लस 3x2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, और जब भी हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आता है तो हम क्या करते हैं, एक सरप्लस वेरिएबल ऐड करते हैं और उसके साथ ही हम एक आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2x1 प्लस 3x2 माइनस s1 प्लस a1 इक्वल टू 12, ये आपका पहला इक्वेशन बन गया। सेकेंड, आप क्या करते हो कि जो भी आप स्लैक या सरप्लस वेरिएबल यूज करते हो उसको आप जीरो कोफिशिएंट के साथ ऑब्जेक्टिव फंक्शन में इंट्रोड्यूस कराते हो, और जो आर्टिफिशियल वेरिएबल यूज करते हो वो, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन का है, इसलिए नेगेटिव एम कोफिशिएंट के साथ में हम उसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन में इंट्रोड्यूस कराते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ये फर्स्ट कंस्ट्रेंट के लिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हमने इंट्रोड्यूस भी करा दिया। अब सेकेंड वाला इक्वेशन क्या है, x1 माइनस 3x2। अब क्योंकि ये लेस देन इक्वल टू का साइन था, इसलिए क्या करोगे, प्लस s2 आप कर दोगे, ठीक है। आपने ऑलरेडी एक s1 वेरिएबल ऐड कर लिया है, तो नेक्स्ट जो वेरिएबल होगा वो आपका s2 होगा, s2 इज इक्वल टू 3। ये आपका सेकेंड इक्वेशन बन गया, ठीक है, सेकेंड इक्वेशन बन गया। अब क्या हुआ, अब जो सरप्लस वेरिएबल हमने सॉरी स्लैक वेरिएबल जो ऐड किया है उसको आप फिर अगेन जीरो कोफिशिएंट के साथ में ऑब्जेक्टिव फंक्शन में इंट्रोड्यूस करा देते हो, ठीक है। तो ये आपके हो गए। अब आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या बन गया, 5x1 माइनस x2 प्लस 0s1 प्लस 0s2 माइनस ma1, ठीक है। और आप ये लिखना मत भूलना, x1 x2 मतलब जितने भी आपके वेरिएबल हैं शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। ये आप लिखना कभी भी मत भूलना, ठीक है, ये क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपका ये जो रीजन बनने वाला है, सॉल्यूशन का जो रीजन बनने वाला है, ठीक है, वो भी आपका चेंज हो जाएगा। तो ये हो गया आपका। उसके बाद फिर आप क्या करोगे, और नेक्स्ट वही जो हम हमेशा करते हैं, सिंप्लेक्स टेबल बनाएंगे। तो सिंप्लेक्स टेबल में क्या हो गया, आप सारे कोफिशिएंट लिख दोगे। सिंप्लेक्स टेबल में क्या करोगे, आप सारे कोफिशिएंट जो हैं वो आप लिख दोगे। पहले सीजे आपने लिख दिया, ठीक है, और बेसिक लिख दिया। सेकेंड रो इसमें सीबी आपने लिख दिया, सारे वेरिएबल लिख दिए। कौन कौन से वेरिएबल है, x1 x2 s1 a1 s2 b, ठीक है। आप s1 s2 a1 ऐसा भी लिख सकते हो, बट मैंने जिस सीक्वेंस में वेरिएबल ऐड किया है मैंने उसी सीक्वेंस में लिखा है, ठीक है। तो इसके कोफिशिएंट क्या है, 5 है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, इसका -1 है, ये 0 है, ये आपका नेगेटिव m है, और ये आपका 0 है, ठीक है। अब क्या हुआ, आपको जैसे मैंने बताया था, जितने कंस्ट्रेंट इक्वेशन होंगे, नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट होंगे, उतना ही आपके नंबर ऑफ बेसिक वेरिएबल होंगे, ठीक है। तो हर इक्वेशन से आपको एक वेरिएबल लेना है, ठीक है। तो जहाँ पे मैंने बताया था कि जहाँ पे आर्टिफिशियल वेरिएबल हो रहा है, यूज हो रहा है, वहाँ पे आप आर्टिफिशियल वेरिएबल लोगे, जहाँ पे स्लैक वेरिएबल है वहाँ पे आप स्लैक वेरिएबल लोगे, ठीक है। हम सरप्लस वेरिएबल को नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे आर्टिफिशियल वेरिएबल ये आपका a1 हो गया, ठीक है, ये आपका a1 हो गया, ये आपका s2, इसका कोफिशिएंट -m है, और ये आपका इसका कोफिशिएंट 0 है, ठीक है। ये आपका बॉडी मैट्रिक्स हो गया, जो ओरिजिनल कंस्ट्रेंट इक्वेशन में आपके कोफिशिएंट की वैल्यू थी, 2x1 प्लस 3x2 माइनस s1 प्लस a1 इक्वल टू, और s2 0 है, ये और इक्वल टू 12 था, तो ये आपकी b की वैल्यू हो गई। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन क्या था, x1 माइनस 3x2, ये दोनों वेरिएबल आपके इसमें नहीं है तो 0 हो जाएंगे, और आपका s2 के लिए 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो सिंप्लेक्स टेबल तो अभी तक आपने बनाना सीख लिया होगा मुझे लगता है, ठीक है। और ये आपका आप ZJ कैलकुलेट करोगे, तो ZJ कैलकुलेट करने के लिए क्या होता है, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, ठीक है। तो ये 0 है, तो अल्टीमेटली हमको तो इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो तो 0 ही आना है। जो है हमारा ये माइनस m इंटू ये कोफिशिएंट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका -2m आ गया, ये -3m आ गया, ये -1 है मल्टीप्लाई बाय -1, तो ये पॉजिटिव आ गया, ये अगेन -1 आ गया, ये आपका 0 आ गया, ठीक है। अब आप जब कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे क्या आ गया, डेल्टा j 5 + 2m या -1 + 3m, और ये क्या हो गया -m, ये 0 0, ठीक है।
तो अब देखो आपके पास पॉजिटिव कौन कौन सा है, ये है और एक ये है, ये है, ठीक है। तो यहाँ पे 2m है, यहाँ पे 3m है, तो ऑब्वियसली 3m वाला बड़ा होगा, ठीक है। तो 3m वाला ये आपका बन जाएगा इनकमिंग वेरिएबल, मतलब कि इसके हेड एलिमेंट क्या होंगे, इसका हेड एलिमेंट है x2, तो ये आपका x2 बन जाएगा आपका इनकमिंग वेरिएबल, ठीक है। अब आपको सेलेक्ट करना है कि आपका लीविंग वेरिएबल कौन सा बनने वाला है या आउटगोइंग वेरिएबल कौन सा बनने वाला है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, b डिवाइडेड बाई aij ऑफ की कॉलम, ठीक है। बट की कॉलम में क्या होना चाहिए आपका, वो जीरो हो और जीरो हो और नेगेटिव हो, उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहला फर्स्ट वाला आपका क्या आ जाएगा 12 डिवाइड बाई 3, क्योंकि ये 3 है तो ये आपका आ गया 4, और ये आपका नेगेटिव है, ठीक है। तो नेगेटिव को हम कैलकुलेट नहीं करते हैं, ठीक है। यदि यहाँ पे जीरो भी होता तो भी हम कैलकुलेट नहीं करते हैं। तो ये आपका आ गया डैश, ठीक है। तो अब आपके पास एक ही बचा लिविंग वेरिएबल बनने के लिए, ये आपका a1। और आपको पता है कि जब भी आर्टिफिशियल वेरिएबल एक बार भी हमारे सॉल्यूशन से हटा, ठीक है, हमारे बेसिक से हटा, तो हम उसको कैलकुलेट नहीं करते हैं, क्योंकि हम आर्टिफिशियल वेरिएबल को अपने फाइनल सॉल्यूशन का पार्ट नहीं बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो एक बार वो लीव किया तो वो लीव हम उसको हटा देते हैं, उसका कैलकुलेशन नहीं करते हैं। तो ये मैंने ऑप्शनल है, मैंने कर दिया है, बट आप चाहो तो आप नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये क्योंकि ये प्रॉब्लम थोड़ा छोटा था इसलिए मैंने इसको कर दिया है ना, और मुझे ध्यान भी नहीं आया यहाँ करते वक्त, इसलिए मैंने कर दिया। बट इससे करो या ना करो इसका कैलकुलेशन तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, a1 की जगह आपका x2 आ गया, और इसके कोफिशिएंट क्या थे आपके -1 थे, ठीक है। तो ये आपने ऐसा लिख दिया, ठीक है। उसके बाद फिर आपका ये तो सेम रहेगा 0, और ये आपका s2 रहेगा। अब क्या होता है कि ये आपका जो इनकमिंग वेरिएबल जो बना आपका, ठीक है, और जो आपका लीविंग वेरिएबल बना, इन दोनों के जो इंटरसेक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं, की एलिमेंट। इसको हमको क्या बनाना होता है 1। इसको 1 बनाने के लिए क्या ऑपरेशन लगाओगे, r1 डिवाइड बाई 3। तो आपका ये क्या आ गया 2/3, ये आपका 1, ये -1/3, ये 1/3, ये 0, और ये आपका आ गया 12 डिवाइड बाई 3 मतलब कि 4, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको क्या है, इस वाले एलिमेंट को बनाना है आपको 0, ठीक है। तो इस एलिमेंट को बनाना है आपको 0, तो आप डायरेक्टली ये भी कर सकते हो यहीं पर ही, क्योंकि ये जो दोनों 3 3 है, तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे r2 प्लस r1, ये करोगे, ठीक है। r2 प्लस r1 यदि यहीं पे कर देते हो आपका तो भी ये 0 आ जाता है, या तो आप ये कर सकते हो, ये सॉरी ये नेगेटिव नहीं, ये पॉजिटिव आना चाहिए क्योंकि ये नेगेटिव साइन है ना। एक मिनट, सॉरी बच्चे, इसमें थोड़ा मेरे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, मैंने दोनों को लीविंग ले लिया है ना। तो ठीक, तो ओके, तो यहाँ पे आप ये ऑपरेशन लगाओगे डायरेक्टली, एक मिनट, नहीं ठीक है, यहाँ पे आप डायरेक्टली दोनों को ऐड कर दोगे तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। 2 + 1 ये आपका आ गया 3, और ये आपका 3 और प्लस -3, तो ये आपका 0, और ये आपका आ गया -1, ये आपका आ गया 1, और ये भी आपका आ गया 1, प्लस ये 12 + 3 ये आपका आ गया 50, ठीक है। ये आपका सेकेंड रो आ गया, ठीक है। तो अब क्या करोगे, अब अगेन आप ZJ कैलकुलेट करोगे, ZJ कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा -1 इंटू 2/3, ये तो ऑलरेडी 0 है, तो आपकी ZJ की वैल्यू आ गई -2/3 -1 1/3 -1/3, और ये आपका आ गया 0, ठीक है। अब डेल्टा J कैलकुलेट करोगे तो आपका ये पॉजिटिव आ रहा है, ये आपका 0 आ रहा है, ये आपका नेगेटिव आ रहा है, ये भी नेगेटिव आ रहा है, और ये 0 आ रहा है। तो अगेन आपके पास लिविंग वेरिएबल के लिए एक ये आपका पॉजिटिव आ गया, तो आप इसको सेलेक्ट कर लोगे एज ए इनकमिंग वेरिएबल, सॉरी एज ए इनकमिंग वेरिएबल। अब आप क्या करोगे, इसको डिवाइड करोगे b से, और आप फाइंड आउट करोगे लिविंग वेरिएबल। तो आपके लिए थीटा की वैल्यू आई एक 6 और एक 5,
इन दोनों में से मिनिमम है 5, तो आपने 5 को सेलेक्ट किया। उसके बाद फिर आप क्या करोगे, इन दोनों के इंटरसेक्शन को आप जानते हो कि हम उसको क्या कहते हैं, की एलिमेंट कहते हैं। इसको बनाना होता है 1 और इसके और रेस्ट एलिमेंट को बनाना होता है 0। तो हम रेस्पेक्टिवली हम उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ऑपरेशंस लगा लेते हैं। तो पहला हम क्या लगाएंगे ऑपरेशन, R2 डिवाइड बाई 3। ठीक है, पहला ऑपरेशन होगा आपका R2 डिवाइड बाई 3, डिवाइड बाई आपका हो गया 3। ठीक है, और सेकेंड आप क्या लगाएंगे, R1 माइनस 2/3 इंटू R2 न्यू। ठीक है, अब देखो सेकेंड वाले के लिए क्या है, आप यहीं पर भी लगा सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 3 अननेसेसरी आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, इसलिए हमने न्यू वाले टेबल को ले लिया। तो ये आपकी वैल्यू आ गई, ये ऑपरेशन ये वाला लगाने के बाद में आपकी वैल्यू आ गई 0 1 माइनस 1/9 डैश, क्योंकि हमने ये को इस बार कैलकुलेट नहीं किया, माइनस 2/9 और ये आपका 2/3 आ गया। ठीक है, और अब आप जब डेल्टा जे कैलकुलेट करोगे तो ये आपका 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, ये 14/9 मतलब पॉजिटिव आ गया, ये तो डैश है, ये नेगेटिव आ गया, तो अगेन एक पॉजिटिव आपका आ गया। ठीक है, तो आप क्या करोगे, ये बन गया आपका नेक्स्ट टाइम के लिए इनकमिंग वेरिएबल। ठीक है, आपका इनकमिंग वेरिएबल क्या बन गया, देखो अब S1 इनकमिंग वेरिएबल हो गया। ठीक है, जिसको हमने अभी तक वो शायद बेसिक में नहीं आया था। ठीक है, पर ये S1 जो हमने सरप्लस वेरिएबल लिया था वो भी यहाँ पे बन रहा है आपका इनकमिंग वेरिएबल। लेकिन अब देखो इसके लिए जब हम थीटा फाइंड आउट करने जाएंगे तो ये क्या होगा हमारा, b डिवाइडेड बाई दिस जब करेंगे, मतलब AIJ ऑफ की कॉलम, तो यहाँ पे ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव, और हमको पता है कि हम क्या करते हैं, हम नेगेटिव वाले को एंड 0 को, ठीक है, नेगेटिव एंड 0 यदि रहे की कॉलम में तो हम उसको फाइंड आउट नहीं करते हैं। या फिर ये कह सकते हैं कि हमारा थीटा नेगेटिव एंड इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाली सिचुएशन यहाँ पे आ रही है कि यहाँ पे नेगेटिव हो रहा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, थीटा ही नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे, तो अल्टीमेटली हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन पे नहीं पहुँच पाएंगे। और यही आपका इंडिकेट करता है कि वी आर अनेबल टू फाइंड थीटा, सो दिस सॉल्यूशन इज अनबाउंडेड सॉल्यूशन। ठीक है, समझ आई आपको चीजें? किसी को यहाँ तक कुछ डाउट?